तीसरी सिचुएशन हमने बताई वर्टिब्रो बेसिलर इंसफिशिएंसी, जिसके अंदर की चक्कर आने के साथ साथ हाथ पैरों में कमजोरी आ जाना या डबल दिखना या खाने पीने में निगलने में दिक्कत आ जाना। बेसिकली सर, ब्रेन के लिए स्पेशल कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनकी वजह से हमारा ब्रेन हेल्दी हो सकता है। दूसरा, अगर हम ब्रेन की बात करें तो सर डिमेंशिया इस बहुत कॉमन बीमारी है, तो इस डिमेंशिया से कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन टॉक के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण गर्ग, चेयरमैन न्यूरोलॉजी मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुमित शर्मा। डॉक्टर शर्मा जो हैं ये सीनियर फिजिशियन हैं और डायरेक्टर हैं अक्षुम हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रूटीन प्रैक्टिस के अंदर देखने को मिलते हैं जनरल फिजिशियंस को, उनके कारण क्या होते हैं, उनका निवारण क्या होता है। तो डॉक्टर सुमित, आप बताएंगे कि क्या कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आप अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। बेसिकली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ, तो उनके हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रेन डिसऑर्डर जो कि है एपिलेप्सी। बेसिकली बहुत सारे पेशेंट हैं जो एपिलेप्सी के साथ आते हैं। उन पेशेंट्स को बार दौरे पड़ते हैं, वो दौरे की ड्यूरेशन को हम मापते हैं। इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो लंबी ड्यूरेशंस के साथ आते हैं। तो उन पेशेंट्स को हम अपने पास फिजिशियन एज ए फिजिशियन जज करते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हैं और उनका एज ए न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो दौरे का डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस करेक्ट होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो दौरे जैसी लगती हैं लेकिन दौरे नहीं होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एक हम कंडीशन कहते हैं सिनकोप। सिनकोप यानी कि ब्रेन को कुछ समय के लिए ब्लड सप्लाई कम हो जाना। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर अचानक कम हुआ और ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो गई, इसके कारण से ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। दूसरी कंडीशन होती है जिसके अंदर की हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, हार्ट की रिदम इरेगुलर होती है, कुछ देर के लिए हार्ट की बीट बंद होती है, उस समय ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होती है और पेशेंट बेहोश हो जाता है। तीसरी कंडीशन होती है जिसमें कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम होती है बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स आर कॉम्प्रोमाइज। जो ब्रेन को वर्टिब्रो बेसिलर सर्कुलेशन होता है जो कि ब्रेन के वाइटल सेंटर्स को ब्लड सप्लाई करता है, उसमें यदि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा तो भी इस तरह की कंडीशन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रो बेसिलर इनसफिशिएंसी। फिर चौथी कंडीशन है जिसमें कि कई बार पेशेंट के बहानेबाजी होती है या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हम जिसको कहते हैं, जिसमें कि पेशेंट ऐसा शो करता है कि वो बेहोश हो गया लेकिन एक्चुअली उसके कोई दौरा नहीं है। तो इन सारी कंडीशंस को डिफरेंशिएट करना जरूरी है, क्योंकि यदि आपने एक बार दौरे की दवाई चालू कर दी तो दौरे की दवाई आप हो सकता है कि आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि कंडीशन क्या है, पेशेंट से आप हिस्ट्री सुनेंगे। यदि पेशेंट कहता है कि मैं अचानक बेहोश हुआ और अचानक ठीक हो गया, यानी सडन कट ऑन एंड ऑफ, जैसे बिजली का स्विच को ऑन करते हैं फिर ऑफ करते हैं, उसी तरह से बेहोशी हुई और ठीक हो गई, ये मोस्ट लाइकली दिस इज कार्डियक सिनकोप, कार्डियोजेनिक सिनकोप। तो कार्डियोजेनिक सिनकोप के लिए कोई स्पेसिफिक पोस्चर नहीं है। लेटे में भी हो सकता है, बैठे में भी हो सकता है, खड़े में भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है। दूसरा होता है न्यूरो कार्डियोजेनिक सिनकोप। मोस्ट कॉमन सिचुएशन इज पेशाब करने के बाद चक्कर आया और गिर गया, पसीने आए और थोड़ी देर में जब लेटे तो खड़े ठीक हो गया और वापस ठीक हो गया और सारी चीजें याद भी आ गई। ये है न्यूरो कार्डियोजेनिक सिनकोप, मोस्टली रिलेटेड टू यूरिनेशन या पेनफुल सिचुएशन या बहुत देर गर्मी में खड़े रहेंगे तो। तीसरी सिचुएशन हमने बताई वर्टिब्रो बेसिलर इनसफिशिएंसी, जिसके अंदर की चक्कर आने के साथ साथ हाथ पैरों में कमजोरी आ जाना या डबल दिखना या खाने पीने में निगलने में दिक्कत आ जाना, ये सारी समस्याएं होती हैं जो कि फिर काफ़ी लंबे टाइम चल सकती हैं और जो कि जानलेवा हो सकती हैं, जो कि परमानेंट डिसेबिलिटी कर सकती हैं। ये वाली सिचुएशन है जहाँ पे एक्शन इज रिक्वायर्ड। फोर्थ सिचुएशन है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसमें कि हम कहते हैं कि पेशेंट को सूडो सीजर हो रहे हैं, कि पेशेंट ने आंख बंद करके लेट गया, हाथ पैर ढीले पड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं और आराम से सांस ले रहा है या तेज सांस ले रहा है, लेकिन वो 5 मिनट भी चल सकता है, आधा घंटा भी चल सकता है, 1 घंटा भी चल सकता है, 2 घंटा भी चल सकता है। ये सिचुएशन मोस्ट ऑफ द उसमें हम कहते हैं डिसोसिएटिव यानी कि स्ट्रेस के कारण से होती है। दौरे की जब बात आती है तो दौरे में सबसे पहले ये देखना होता है कि दौरा जो आया पेशेंट की एज क्या है। अधिकतर जो पेशेंट आते हैं उनके आप एमआरआई कराते हो दौरे को लेके, पेशेंट की जीभ कटी है साइड से, पेशाब निकल गया है, हाथ पैरों में झटके लग रहे हैं और फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, उसको याद नहीं है कि क्या हुआ था और उस देर के लिए कंफ्यूज रहता है। तो ये टिपिकल मिर्गी के दौरे की एक प्रोफाइल होती है। जब मिर्गी का दौरा यदि किसी को आया है तो आप कहते हो कि एमआरआई कराओ सबसे पहले, साथ में कंट्रास्ट दिलवाओ
यदि एमआरआई में कोई लीजन निकलता है तो हम कहते हैं कि ये सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी है। सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी है तो देन आपको ट्रीटमेंट चालू करना है, जो कि आपको जब तक ब्रेन में लीजन है तब तक आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। तो प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होती है जिसमें कि एमआरआई नॉर्मल है, ईजी नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है। जब ईजी एबनॉर्मल होता है तो उसके टिपिकल डिस्चार्जेस हमारे को दिखाई देते हैं, जिसमें हम कहते हैं पॉलीस्पाइक एंड वेव डिस्चार्जेस। तो ये प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी इज वेरी कॉमन इन यंग मेल फीमेल्स। उनमें कभी कभी हिस्ट्री भी होती है कि सुबह उठते हैं तो एकदम झटके लगते हैं शरीर के अंदर, बीच में अचानक चीज़ें गिर जाती हैं हाथ से, समझ नहीं आता क्या हुआ, और साथ में इस तरह के बीच बीच में ये दौरे आते हैं। जल्दी उठ गए तो ऐसे दौरे आएंगे, लेट सोए तो ऐसे दौरे आएंगे। ये है प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, जिसमें जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी इज वेरी कॉमन। एंड ये वाली सिचुएशन है जिसमें कि सारी जांचें नॉर्मल होते हुए भी पेशेंट को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। कुछ लोगों को कहा जाता है कि 3 साल हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया, बंद कर दीजिए। नहीं, आपको यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट फॉर लाइफ। तो ये सिचुएशंस हैं जो कॉमन सिचुएशन हमारे को देखने को मिलती है। बेसिकली सर ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत लोगों का क्वेश्चंस होता है कि हमें कि दौरे की दवाई कितनी ड्यूरेशन के लिए खाना चाहिए। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि 2 साल के लिए, कुछ करते हैं 3 साल के लिए, कुछ करते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। तो पेशेंट के मन में हमेशा ये रहता है कि मुझे क्या लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी। तो इसके बारे में सर हम कैसे जाने कि हमें कितनी ड्यूरेशन के लिए दवाइयों को चालू रखना है? तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने बताया कि जब आप एमआरआई कराते हैं, एमआरआई में कोई निशान मिलता है तो आपको ट्रीटमेंट चालू करना है। यदि पहला दौरा है, एमआरआई नॉर्मल है, ईईजी नॉर्मल है, तो आपको ट्रीटमेंट चालू करने की जरूरत ही नहीं है। पहले दौरे के बाद हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि आप टाइम से सोएं, टाइम से उठें, अवॉइड लेट नाइट्स एंड ब्राइट लाइट्स। ये एक हम कहते हैं कि ये प्रिकॉशन आप रखिए। और ये सिचुएशन देखी जाती है कि ये प्रोवोक्ड सीजर है या अनप्रोवोक्ड सीजर है। प्रोवोक्ड सीजर का मतलब है कि यदि आप रात को देर से सोए, आपने 2-3 दिन सोए नहीं है, तो आपको दौरा आ गया, तो प्रोवोक्ड सीजर है, उसको ट्रीट करने की पहले दौरे में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि एमआरआई के अंदर निशान निकलता है या हमने ये डायग्नोसिस बना लिया कि ये प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है, तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही है। एमआरआई में निशान है, जब तक भी कोई निशान है, कोई यदि मान लीजिए कीड़ा मरा हुआ है या टीबी का निशान है और कोई रीज़न है, जब तक वो निशान है तब तक आप दवाई बंद नहीं करेंगे। ये रूल है। यदि आप दवाई बंद करोगे तो हो सकता है 1 साल आपको दौरा नहीं आए, लेकिन दूसरे साल में आपको दौरा आना, 5वें साल में दौरा आना निश्चित है। तो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एपिलेप्सी शुड बी ट्रीटेड फॉर लाइफ। सेकेंड सिचुएशन प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, जहाँ पे कि आपको ये लग गया कि ये पेशेंट के जेनेटिक डिसऑर्डर है, वहाँ पे लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए। बाकी कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे कि एमआरआई भी नॉर्मल है, ईजी भी नॉर्मल है, आपने कोई प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो सिचुएशन है जहाँ पे कि 3 से 5 साल यदि दौरा नहीं आया मरीज को, सीजर फ्री फॉर 3 to 5 years, देन उस सिचुएशन में आप दवाई को ग्रेजुअली टेपर ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। सर कौन सी ऐसी इमरजेंसी है ब्रेन की जिसमें हमें तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुरंत ही हमें अपने डॉक्टर को दिखना चाहिए? वो कौन सी इमरजेंसी हैं जो एक कॉमन मैन को पता होनी चाहिए? देखो, सबसे कॉमन इमरजेंसी जो न्यूरोलॉजी में हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक, ठीक है, ब्रेन अटैक। तो अटैक को कई बार बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो दौरे से कंफ्यूज करते हैं, कभी हार्ट अटैक से कंफ्यूज करते हैं। ब्रेन अटैक जो है स्पेसिफिक टर्म है जिसमें कि ब्रेन का एक हिस्से में कोई डैमेज हुआ, उसके कारण से एक शरीर का एक हिस्से में लकवा आ गया। तो जो उसकी कॉमन टर्म हम कहते हैं कि क्या सिम्टम होते हैं जब आपको एक्ट करना चाहिए। किसी को यदि अचानक रेस्क्यू सिम्टम होते हैं, रेस्क्यू का मतलब है आर, जहाँ पे रिड्यूस्ड पावर, शरीर के एक हिस्से में लकवा हो जाए। ई यानी आई प्रॉब्लम, अचानक देखने में दिक्कत आने लग जाए। एस यानी स्पीच प्रॉब्लम, यानी कि बोलने में दिक्कत आने लग जाए। टी यानी कि कंफ्यूजन, अचानक किसी को कंफ्यूजन होने लग जाए। यू अनस्टेडीनेस, यानी कि अचानक चलने फिरने में लड़खड़ाहट होने लग जाए, अचानक बहुत तेज चक्कर आने लग जाए। एंड ई इज एक्सक्रूसिएटिंग हेडेक, यानी कि सबसे खराब दर्द, सिर दर्द होता है, वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, अचानक जैसे बोल्ट इन ब्लू हो गया। तो ये 6 कंडीशंस हैं जो अचानक होती हैं, तो हम कहते हैं कि प्रोबेबली पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है। एंड आप टाइम मत वेस्ट करिए, अपने आसपास जो भी हॉस्पिटल है जहाँ पे कि न्यूरोलॉजिस्ट है, जहाँ पे सीटी स्कैन एमआरआई की फैसिलिटी है, जहाँ पे आईसीयू है, वहाँ पे इमीडिएट शिफ्ट करें। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कि यदि आप टाइम से पहुँच गए तो आज के टाइम में इस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपके ब्रेन के परमानेंट डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्लॉट बस्टिंग ड्रग देना या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करना है। यदि किसी के ब्रेन में क्लॉट है तो आपने यदि 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गया तो उसको क्लॉट बस्टिंग ड्रग दे के उस क्लॉट को गलाया जा सकता है, वेसल को वापस खोला जा सकता है, ब्रेन के परमानेंट डैमेज को रोका जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो भी 24 घंटे के अंदर अंदर यदि पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसको तार डाल के मैकेनिकली क्लॉट को बाहर निकाला जा सकता है नस से, और काफ़ी बड़े हिस्से को ब्रेन के बचाया जा सकता है। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी सिचुएशन है जो कि रिवर्सिबल है, जिसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
सर बेसिकली कौन सी ऐसी समस्या है ब्रेन की जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं विद सम प्रिकॉशंस, और कौन कौन से वो प्रिकॉशंस है जिनके थ्रू हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचा जा सकता है? अब देखो, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हमने बताया कि इमरजेंसी वाले अलग होते हैं, रूटीन वाले अलग होते हैं। तो सबसे पहले यदि रूटीन में जो मैं देखता हूँ आज के टाइम में, हमारे पास कॉमन मरीज आते हैं सबसे ज़्यादा सर दर्द के। दूसरे मरीज आते हैं जिनको होता है बैक में पेन या गर्दन में दर्द। तीसरे मरीज होते हैं जिनको होता है चक्कर आना। और चौथे मरीज होते हैं जो कहते हैं कि मेरा मन मलिन रहता है, जी। मेरे को किसी काम में मन नहीं लगता, मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को घबराहट रहती है, मैं याददाश्त कम होती जा रही है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जो मैं कहता हूँ आज के टाइम में, आज की लाइफस्टाइल के कारण से बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। लोग अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम में जो रेट रेस के अंदर कंपटीशन ऐसा हो गया है कि आदमी को हेल्थ पे ध्यान नहीं है। और वो वर्किंग आवर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, मल्टीटास्किंग का कोई अंत नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हम अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ना हमारे को खाने पीने का होश है, ना हमारे को कोई एक्सरसाइज का होश है। तो क्या कॉमन डिसऑर्डर्स हम देखते हैं कि तो हेडेक क्या है कि आपने रात को नींद पूरी नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है, आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, आपका सनलाइट एक्सपोजर है, आप टाइम से खाना नहीं खाते हो, खाना खाते हो तो जोमेटो पे ऑर्डर करके फास्ट फूड खा लेते हो। ये सारी सिचुएशंस हैं जो कि आपके हेडेक को ट्रिगर करती हैं और हम कहते हैं कि शायद आपको माइग्रेन है। तो माइग्रेन में क्या होगा कि माइग्रेन का सर दर्द जो है वो 4 से 72 घंटे तक हो सकता है, एक तरफ हो सकता है, सीवियर होता है, थ्रॉबिंग पल्सेटिंग जैसा हेडेक होता है, साथ में नॉजिया वॉमिटिंग हो सकता है, आपको इंटॉलरेंस टू लाइट साउंड हो सकता है। तो इस तरह के जब अटैक होने लगते हैं तो हम कहते हैं कि आपको माइग्रेन है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि एक बार आंखें जरूर चेक करा लीजिए। क्यों? क्योंकि आंखों में इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है कि कहीं ब्रेन के अंदर प्रेशर तो ज़्यादा नहीं है, जिसको हम बोलते हैं पेप्लिडिमा। तो आंख देखा, 1 मिनट में आपने आंख देख के बताया कि यार पेप्लिडिमा है, आपको पहले सबसे पहले एमआरआई कराओ। हो सकता है आपके ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो, या हो सकता है ब्रेन के अंदर कोई बड़ा क्लॉट पड़ा हो, या बिना किसी कारण के ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हुआ हो। तो बिना किसी कारण के ब्रेन का प्रेशर बढ़ा रहना एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जो कि लोगों को पता ही नहीं है। यंग ओबीस फीमेल्स के अंदर हेडेक यदि चालू हुआ है तो आपको जरूर से आंखें चेक करानी है। उनके अंदर यदि आंख के अंदर पेप्लिडिमा दिखता है तो ब्रेन का प्रेशर ज़्यादा है। उस सिचुएशन के अंदर आपको एमआरआई कराना है, और उसके बाद जरूरत होती है रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के देखना है। और यदि ये कंफर्म हो गया कि पेशेंट को पेप्लिडिमा है, देन आपको ब्रेन का प्रेशर कम करने की दवाइयाँ देनी होती है। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन हमने बताई कि चक्कर सेंसेशन इतना कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो चक्कर का इलाज बहुत ही सिंपल है। एक तो चक्कर आता है साइकोजेनिक, जिसमें कि आप नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट है कि मेरे को हल रहा है, कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं थकान सी रहती है, आप टाइम से सोते नहीं है, तो ये सारी तकलीफें होती हैं। लेकिन यदि आप कहते हो कि चक्कर, मैं जैसे बिस्तर पे लेटा हूँ मेरे को चक्कर आ जाता है, जैसे ही मैं करवट लेता हूँ चक्कर आ जाता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, फिर वापस मैं करवट लेता हूँ, फिर चक्कर आता है, ठीक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड BPPV, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। इस सिचुएशन को आप यदि प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओगे तो एक छोटा सा प्रोसीजर करके उसको 2 मिनट में ठीक कर देता है और आपका चक्कर परमानेंटली ठीक हो जाता है। तो ये कॉमन सिचुएशन है। अब एक सिचुएशन होती है जिसमें कि बैक पेन है, नेक पेन है, क्योंकि आपके पोस्चर सही नहीं है, आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपको कैसे बैठना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको खड़ा होना है, कैसे चलना है, कैसे लेटना है, ये पोस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लैपटॉप को रख के यदि बिस्तर पे लेट गए और टेढ़े मेढ़े होके आप उस पर काम कर रहे हो, या आप टीवी देख रहे हो और 4-5 तक की आपने पीछे लगा लिया, तो ये आपकी स्पाइन को धीरे धीरे टेढ़ा करते जाएंगे। जब स्पाइन टेढ़ा हो गया हम उसको बोलते हैं स्कोलियोसिस हो गया, तो आपकी मसल एसिमेट्रिकल स्पाज्म होकर आपको पेन देती रहती है। तो ये कॉमन सिचुएशंस हैं जिनसे आपको बच सकते हो। उसके बाद आता है स्ट्रोक से कैसे प्रिवेंशन करना है। तो स्ट्रोक से प्रिवेंशन करने के लिए आपको हेल्दी डाइट चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। तो आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस हिप सर्कमफ्रेंस से कम होनी चाहिए। उसके लिए क्या करें कि रेगुलर वॉक करें, 6 किलोमीटर्स इन 1 आवर रेगुलर वॉक। ठीक है, खाने में क्या ध्यान रखें, तो प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाइए, फैट के कंटेंट को कम करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 75 मिनट्स अ वीक। यदि आप लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 150 मिनट अ वीक। तो एक्सरसाइज रेगुलर करना जरूरी है। फिर शराब का सेवन नहीं करिए, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपको हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड की तरफ लेके जाती है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का कि हमें एक जनरल लाइफ में कितने घंटे सोना चाहिए जिससे कि हमारे ब्रेन के सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाए। अब देखो, ये सोना जो है ये इंडिविजुअल है। कुछ लोग होते हैं शॉर्ट स्लीप साइकिल वाले, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोग कहते हैं कि 3-4 घंटे सोते हैं, लेकिन ही इज ऑलवेज फ्रेश। कुछ लोग हैं जिनको 8 घंटे सोना है, तो लॉन्ग स्लीप साइकिल वाले लोग होते हैं।
तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका स्लीप साइकिल क्या है। यू शुड फील फ्रेश व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ये रूल है। तो कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप 3 घंटे सोओगे, 4 घंटे सोओगे, 8 घंटे सोओगे। किसी के लिए 8 घंटे सोना जरूरी है, किसी के लिए 4 घंटे सोना जरूरी है। लेकिन आप सुबह जब उठते हो तो फ्रेश फील करने चाहिए। जो स्लीप का एक सबसे बड़ा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, वो रूल आउट करना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है? जब आप सो रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं तो इंजन चलता है तेजी से और फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है, और कुछ देर बंद रहता है फिर वापस चालू हो जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्लीप एपनिया। इस तरह के मरीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिटेन करते हैं और वो अगला दिन उनका सुस्ती में रहता है, सिर में दर्द होता है, याददाश्त कम होती जाती है, कभी भी बैठे बैठे सो जाएंगे। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यदि है तो उसका डायग्नोसिस जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को लीड कर सकता है। दूसरा, अगर हम ब्रेन की बात करें तो सर डिमेंशिया इस बहुत कॉमन बीमारी है, तो इस डिमेंशिया से कैसे बचा जा सकता है? अब डिमेंशिया जो है, अभी आज के टाइम में बहुत सारे यूथ आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि मेरी मेमोरी जा रही है, मेरे को डिमेंशिया हो रहा है। तो नहीं, डिमेंशिया नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। आप मेरे से बात कर रहे हो, साथ में फ़ोन भी सुन रहे हो, साथ में कुछ लिख भी रहे हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों को रजिस्टर ही नहीं कर रहे हो। तो मेमोरी का जो एक जरूरी कंटेंट होता है कि सबसे पहले आप अटेंटिव होने चाहिए। यदि मेरे से बात करें तो उस समय गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे आप अटेंटिव होने चाहिए। यदि आप अटेंटिव हैं तो यू विल रजिस्टर द इवेंट, जो भी बात हो रही है उसको रजिस्टर करोगे। जब रजिस्टर करोगे तो ब्रेन का एक सेंटर होता है जो उसको रिटेन कर लेता है। तो रजिस्टर किया, रिटेन किया, जब जरूरत हुई तो आपने उसको चीज को रिकॉल किया और उसको रिप्रोड्यूस किया। दिस 4R इज एसेंशियल फॉर मेमोरी। तो अटेंटिव होना सबसे जरूरी है, उसके बाद फिर रजिस्टर किया, रिटेन किया, रिप्रोड्यूस किया एंड रिकॉल किया। तो यहीं पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो आप बहुत सारे इवेंट को रजिस्टर नहीं कर रहे, इसलिए आपको लगता है डिमेंशिया हो रहा है। अदरवाइज जो कॉमनली देखा जाता है कि जो अल्जाइमर डिजीज है वो किन लोगों में कॉमन होती है? डिमेंशिया का सबसे कॉमन कॉज इज अल्जाइमर्स डिजीज। तो अल्जाइमर डिजीज में ये देखा जाता है कि जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जो सोशली आइसोलेटेड हैं, जिनको सुनाई कम देता है, जिनको मिडिल एज के अंदर ओबेसिटी हो गई है, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो ओबेसिटी को, डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए। एजुकेटेड होना चाहिए। अनएजुकेटेड पॉपुलेशन में चांसेस होते हैं कि आप डिमेंशिया को लीड कर सकते हो। ठीक है, साथ में आपका सर्कल होना चाहिए। डिप्रेशन है तो उसको ट्रीट करें, आपका हियरिंग कम है तो उसको ट्रीट करें। बेसिकली सर, ब्रेन के लिए स्पेशल कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनकी वजह से हमारा ब्रेन हेल्दी हो सकता है? सिंपल मेडिटेरेनियन डाइट, जो हम कहते हैं कि स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए या डिमेंशिया के प्रिवेंशन के लिए मेडिटेरेनियन डाइट इज द बेस्ट डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट क्या है कि जिसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, प्रोटीन है। तो वो डाइट पे फोकस करेंगे तो आपका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने आज डिस्कस किया कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन उससे पहले मैं कहता हूं कि पहला सुख स्वस्थ दिमाग एंड मस्तिष्क। सो मस्तिष्क और दिमाग में क्या फ़र्क है? मस्तिष्क जो है वो हमारा ऑर्गन है, दिमाग जो है हमारा मन है। तो मस्तिष्क का काम है दिमाग कैसे चलता है। तो दिमाग को खुश रखिए, स्वस्थ रखिए। हैप्पीनेस कम्स फर्स्ट। यदि आप हैप्पी हैं तो आपका शरीर डेफिनेटली स्वस्थ रहेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट ब्रेन टॉक सेशन। थैंक यू। थैंक यू।